हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 12 मई 2026 के करंट अफेयर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पूछा गया है कि T20 में सबसे ज़्यादा 100 छक्के लगाने वाले जो खिलाड़ी कौन बने हैं हाल में ही। तो उनका जो राइट ऑप्शन है तो वो है वैभव जो सूर्यवंशी हैं। उन्होंने सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी हाल में ही बने हैं। तो 15 वर्ष के हैं वो, भारतीय खिलाड़ी हैं। वैभव सूर्यवंशी ने मई 2026 में T20 में सबसे तेज जो है 100 छक्के लगाने वाले जो है खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने वेस्ट इंडीज के कॉरन पॉट का भी 843 गेंदों का रिकॉर्ड तोड़ा है। वो सबसे कम उम्र में 100 T20 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अगर देखा जाए कि जो स्पोर्ट्स जगत से और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, तो 2026 में शीतकालीन ओलंपिक में नॉर्वे ने 41 पदक जीते हैं, जिससे वो वर्ल्ड वाइड पहले स्थान पर आया है। जम्मू कश्मीर ने 2025 और 26 में रणजी ट्रॉफी पहली बार जीती है। भारत ने सैफ जो अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 जीती है। आरसीबी ने वीमेन प्रीमियम लीग 2026 का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 जो है जीता है। और एशिया कप 2025 का जो खिताब भी भारत ने अपने नाम किया है। शिफाली वर्मा 22 वर्ष की उम्र में 100 T20 खेलने वाली जो सबसे युवा भारतीय हाल में ही बनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पुडुचेरी के जो मुख्यमंत्री हाल में ही कौन बने हैं। तो उनका जो राइट ऑप्शन है एन रंगास्वामी जो हैं पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री हाल में ही बने हैं। तो पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एन रंगास्वामी बने हैं। शपथ कब लेंगे वो? 13 मई 2026 को लेंगे। कौन सी पार्टी से वो संबंध रखते हैं? अखिल भारतीय NR जो कांग्रेस से वो जुड़े हुए हैं। ये पहली बार 27 अक्टूबर 2001 को पुडुचेरी तत्कालीन पुडुचेरी के प्रधानमंत्री भी बने थे। अगर बात की जाए पुडुचेरी की, तो क्षेत्रफल 479 वर्ग किलोमीटर है। मुख्यमंत्री जो बनने जा रहे हैं एन रंगास्वामी बनने जा रहे हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है वहाँ? कुनियाल कैलाश नाथन है। और पुडुचेरी का उपनाम क्या है? पूर्व का पेरिस और पूर्व की फ्रेंच रिवॉर जो है वहाँ का उपनाम भी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि हाल में ही राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई है। इसमें कितने पंचायतें विजेता बनी हैं? तो उसके अंदर जो राइट ऑप्शन है, इसमें 42 जो पंचायतें हैं विजेता बनी हैं। तो किस बिहाफ पर बनाई हैं? तो जो ये किसके अंतर्गत काम कर रही हैं? ये पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत काम कर रहे हैं। विजेता हैं 42 पंचायतें। पुरस्कार का जो वितरण होगा वो 3 जून 2025 जो है 26 को नई दिल्ली में किया जाएगा। और सबसे अधिक पुरस्कार जो है कर्नाटक की पंचायत को मिले हैं, 6 पंचायतों को मिले हैं। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है जिनकी 5-5 पंचायतें हैं। उसके साथ साथ दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 34 ग्राम पंचायतों को मिलेगा। नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार जो है 8 पंचायतों को, जिनमें 3 जिला हैं, 2 ब्लॉक हैं और 3 ग्राम हैं। पुरुष राशि जो होगी 50 लाख से 5 करोड़ रुपए तक है। और यह पुरस्कार राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत दिया जाएगा। अगर मेनली देखा जाए जो बेस्ट पंचायतें हैं, जैसे कि स्वच्छ व हरित पंचायत है, वो मिजोरम की कावाट नॉर्थ को प्रथम पुरस्कार मिला है। गरीबी मुक्त व आजीविका पंचायत कर्नाटक के उडुपी जिले की मुदाड़ी ग्राम पंचायत को प्रथम स्थान मिला है। स्वच्छता पंचायत की बात करें, त्रिपुरा की कंचनबाड़ी पंचायत को प्रथम पुरस्कार मिला है। बाल हितैषी पंचायत महाराष्ट्र की एक पंचायत है जिसको प्रथम पुरस्कार मिला है। महिला हितैषी पंचायत जो है आंध्र प्रदेश की बोक्साम पालेमे पंचायत है जिसको प्रथम जो पुरस्कार मिला है। आत्मनिर्भर पंचायत जो है तेलंगाना की मलाल ग्राम पंचायत है जिसको प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी की जो हाल में एक फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है कुलजीत कौर मरहास जो हैं, उनको हाल में ही मेट्रोलॉजिकल जो सोसाइटी है वहाँ पर फेलो चुनने वाली जो है पहली भारतीय बनी है। तो उसके साथ साथ तो इसरो ने की जो वैज्ञानिक है कुलजीत कौर मनहास ने मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी की फेलो चुना गया है। यह वो सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। यह सोसाइटी 93 वर्षों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। उन्होंने सौरमंडल की उत्पत्ति और ग्रहों के पदार्थों का अध्ययन में योगदान के लिए चुना गया है। मेट्रोलॉजिकल जो सोसाइटी है उसकी स्थापना 1933 में की गई है। यह संस्था उल्कापिंड, अंतर्ग्रहीय धूल, अंतरिक्ष नमूनों
और ग्रह विज्ञान से संबंधित अनुसंधानों को प्रोत्साहित करती है। और अगर बात की जाए, हाल में ही प्रथम महिलाएं जो चर्चा में रही हैं, जस्टिस लीला गिल जो है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, और मेनका गुरुस्वामी जो है भारत की जो पहले खुले तौर पर समलैंगिक सांसद, सुसन कौल जो है ऑस्ट्रेलिया की सेना प्रमुख, अश्विनी बीरे जो हैं मुंबई महानगर पालिका की पहली महिला कमिश्नर बनी है, भूमिका श्रेष्ठ जो हैं नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद, शरण कौर जो हैं PSPCL की पहली महिला डायरेक्टर, उसके साथ तान्या नाथन जो हैं केरल की पहली दृष्टिबंधित महिला जज हाल में ही बनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सरदार पटेल कोऑपरेटिव डायरी फेडरेशन लिमिटेड के जो पहले अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो उनका जो राइट ऑप्शन है तो डॉक्टर जयंत मेहता जो हैं वो सरदार पटेल कोऑपरेटिव डायरी फेडरेशन के लिमिटेड के हाल में ही अध्यक्ष चुने गए हैं। तो डॉक्टर जैन जो हैं उनको अमूल के प्रबंधक निर्देशक को सरदार पटेल की जो कोऑपरेटिव डायरी फेडरेशन लिमिटेड का पहला जो अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना गया है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी 6 जुलाई 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, 20+ राज्यों और 2 यूटी जो प्रदेशों में डायरी सहकारी समितियों का विस्तार करना। उसके साथ साथ अशोक कुमार लोहारी जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं। जस्टिस लीला गिल जो है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी है। दिनेश त्रिवेदी जो है बांग्लादेश के में भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ जो हैं नए उप सेना प्रमुख बने हैं। केवी रमना मूर्ति जो हैं सेबी की पूर्णकालिक सदस्य। प्रवीण वशिष्ठ जो है केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के सत्कर्ता आयुक्त। रोहित जैन जो है आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर। निधि छिब्बर जो है नीति आयोग के सीईओ। प्रसून जोशी जो है प्रसार भारती के जो नए अध्यक्ष हाल में ही बने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने नए मंत्रियों को शपथ दी है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है उन्होंने 6 मंत्रियों को हाल में ही शपथ दी है। तो 10 मई को 2026 में उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रिमंडल का बड़ा विस्तार हुआ है। 6 नए मंत्रियों ने शपथ ली है, जबकि 2 राज्य मंत्री को जो है पद है उनका बढ़ा दिया गया है। और यह विस्तार के बाद यूपी सरकार में कुल 60 मंत्री हो गए हैं। उसमें से भूपेंद्र सिंह चौधरी जो है कैबिनेट मंत्री, पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। और मनोज कुमार पांडे जो है कैबिनेट मंत्री, सपा में से बीजेपी में आए हैं। और कृष्णा जो पासवान है राज्य मंत्री। सुरेंद्र दिलेर जो है राज्य मंत्री। हंसराज विश्वकर्मा जो है राज्य मंत्री बने हैं। उसके साथ कैलाश सिंह राजपूत जो हैं राज्य मंत्री बने हैं। और उसके साथ साथ जिनके ओहदे को बढ़ा दिया गया है, स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, तो उनका नाम है अजीत सिंह पॉल है। और सोमेंद्र तोमर जो हैं उनको पदोन्नत होकर राज्य मंत्री में स्वतंत्र प्रभार बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 2026 और 27 के सीजन के लिए केंद्र सरकार ने गन्ने मतलब शुगर केन का जो फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइस जो है FRP को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है 365 रुपये पर क्विंटल उसका जो FRP कर दिया गया है। अब सरकार ने क्या किया है, 2026 और 27 में सीजन के लिए गन्ने का जो FRP बढ़ाकर 365 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। पिछले साल ये 375 रुपये प्रति क्विंटल था। अब क्वेश्चन ये है कि FRP है क्या। इसका नाम है फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइस है, मतलब उचित एवं लाभकारी मूल्य है। यह न्यूनतम कीमत है जो चीनी मिलों को गन्ना किसान को देना अनिवार्य होता है। यानी मिलें में जो किसानों को FRP से कम दाम नहीं दे सकती। FRP कौन तय करता है, यह तय करता है कृषि लागत व मूल्य आयोग CACP सुझाव देता है। अंतिम निर्णय आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति इसका निर्णय लेती है। जो रिकवरी रेट है वो क्या है, गन्ने से निकलने वाली चीनी की मात्रा जो 10.25% रिकवरी से जो है 365 रुपये प्रति क्विंटल है। हर 0.1% पर जो अधिक रिकवरी पर 3.56 जो है अतिरिक्त जुड़ जाएगा। मतलब 9.5% कम रिकवरी पर न्यूनतम 338 जो है 338 रुपये क्विंटल मिलेगा। आपको ये भी याद रखना है कि जो गन्ना एकमात्र एक ऐसी फसल है जिसपे FRP पर खरीदा जाता है, ना कि MSP पर वो खरीदा नहीं जाता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि रेड क्रॉस दिवस जो है वो कब मनाया गया है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है तो ये 8 मई को जो है रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है।
उसके साथ साथ और भी जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस रहे हैं मई महीने के, जैसे कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, जिसकी जो थीम है एक स्वस्थ मनोसामाजिक कार्य जो वातावरण सुनिश्चित करना है। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जो थीम थी शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। और 4 मई को कोयला खनिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया है। 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है, मई का पहला मंगलवार। और 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस, जिसकी जो थीम थी स्पोर्ट्स बिल्डिंग ब्रिज एंड ब्रेकिंग बैरियर। और 8 मई को विश्व थैलासीमिया दिवस और उसके साथ साथ विश्व रेड दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी के तहत 5 साल के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है 5659 जो करोड़ रुपए जो है मिशन फॉर द कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए आवंटित किए गए हैं। तो भारत सरकार ने किसानों और टेक्सटाइल उद्योग को मजबूत करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन शुरू किया है, जिसका बजट जो है 5659 करोड़ रुपए है। और ये 2026-27 से 2030-31 तक इसकी जो अवधि चलेगी। उद्देश्य क्या है? उच्च गुणवत्ता वाली कपास का उत्पादन है, किसानों की आय बढ़ाना है और भारत की कपास को विश्व में पहचान दिलाना इसका मेन मोटो रहेगा। आधार क्या है? सरकार का 5F विजन है, मतलब फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। लक्ष्य क्या है? वर्तमान उत्पादन है 440 केजी हेक्टेयर और 2031 में 755 केजी हेक्टेयर पर हेक्टेयर होगा। और देखा जाए मुख्य कपास जो उत्पादक राज्य हैं वो है गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना में सबसे ज़्यादा कपास होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही केंद्र सरकार ने किस कानून में संशोधन को मंजूरी दी है ताकि वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय अपराध बनाया जा सके। तो उन्होंने हाल में ही राष्ट्रीय सम्मान के अपमान निवारण अधिनियम 1971 को हाल में ही मंजूरी दी है। तो इसमें होता क्या है? तो केंद्र सरकार ने हाल में ही निर्णय लिया है कि अब वंदे मातरम को जानबूझकर जो लोग इसका अपमान करते हैं और इसके गायना में जो बाधा डालने की कोशिश करते हैं उन पर कानूनी अपराध माना जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। पहले से संरक्षण, आपको ये भी पता होना चाहिए राष्ट्रीय गान जनगण मन जिन पे कानून लागू है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, भारतीय संविधान, जो यहाँ कानून पहले से ही संरक्षण में है। और सजा की बात की जाए अधिकतम 3 वर्ष की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। नया प्रावधान के अंदर क्या है? अब यह सुरक्षा वंदे मातरम को भी दी गई है। यदि कोई व्यक्ति इसका अपमान करे, गायन में रुकावट डाले तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ साथ फरवरी 2026 में गृह मंत्रालय के निर्देशक ये भी आए थे कि जो वंदे मातरम है उसके सभी 6 श्लोक गाए और बजाए जाएंगे, जिसकी जो लिमिट होगी वो 3 मिनट होगी। यदि वंदे मातरम और जनगण मन दोनों हो तो वंदे मातरम पहले प्रस्तुत किया जाएगा। वंदे मातरम का अगर इतिहास की बात करें, 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। उपन्यास आनंद मठ और 1882 में प्रकाशित हुआ है। भारत माता को देवी के रूप में दर्शाया गया है। 1896 में कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया है। 1937 में कांग्रेस ने इससे जो पहले 2 छंदों को अपनाया है। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि जनगण मन जो है राष्ट्रीय गान होगा और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के समान मिलेगा। 7 नवंबर 2025 को वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ भी बनाई गई है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।